इंडिया नेपाल रिलेशन को समझने के लिए पहले एक बेसिक बात पकड़ो। दो पड़ोसी कंट्री सिर्फ मैप शेयर नहीं करती, वो हिस्ट्री, सिक्योरिटी, ट्रेड, माइग्रेशन, आइडेंटिटी और बॉर्डर इमेजिनेशन भी शेयर करती हैं। इसी बैकग्राउंड में 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप आती है। इस ट्रीटी ने बायलैटरल रिलेशन का बेस बनाया। इसमें नेशनल ट्रीटमेंट का आइडिया था, मतलब दोनों देशों के लोगों को कुछ मैटर्स में ऑलमोस्ट इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ ही सिक्योरिटी कंसल्टेशन का क्लॉज था, यानी एक्सटर्नल थ्रेट या डिफेंस मैटर में बातचीत एक्सपेक्टेड थी। पेपर पर यह कोऑपरेटिव लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये है, जो क्लॉज एक टाइम पर स्ट्रेटेजिक कंफर्ट देता है, क्या वो लेटेस्ट सॉवरेनिटी कंसर्न भी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। नेपाल के लिए प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। काठमांडू को लगता रहा कि ट्रीटी स्ट्रक्चर अनइक्वल है, क्योंकि इंडिया का साइज, पावर और रीजनल वेट बहुत ज्यादा है। तो सेम क्लॉज भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिमेट्रिक नहीं रहता। एक साइड के लिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला, दूसरी साइड के लिए पॉलिसी कंस्ट्रेंट बन सकता है। समझ आया? अब बॉर्डर इशू देखो। स्लाइड में जो कंपैरेटिव टेबल और मैप दिख रहा है, वो बताता है कि ट्रीटी डिस्प्यूट सिर्फ टेक्स्ट का डिस्प्यूट नहीं, टेरिटरी का भी डिस्प्यूट है। 2020 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को ऑफिशियल मैप में इंक्लूड किया। ये सिंबॉलिक स्टेप नहीं था, ये स्टेट क्लेम का फॉर्मलाइजेशन था। कार्टोग्राफी का सिंपल मतलब मैप बनाना है, लेकिन आईआर में मैप पॉलिटिक्स होता है। जब स्टेट मैप चेंज करती है, वो एक्चुअली कह रही होती है, ये लैंड मेरी सॉवरेन स्पेस है। तो मैप एक लीगल साइकोलॉजिकल वेपन बन जाता है। नेपाल का क्लेम वाजली सुगौली ट्रीटी 1816 और काली रिवर की ओरिजिन इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। अब असली डिस्प्यूट क्या है? रिवर का सोर्स एग्जैक्टली कहाँ माना जाए? देखो, कभी कभी पूरा बॉर्डर एक लाइन का डिस्प्यूट नहीं होता, एक सोर्स पॉइंट का डिस्प्यूट होता है। लेकिन उस सोर्स पॉइंट से निकली लाइन बाद में स्ट्रेटेजिक टेरिटरी डिसाइड करती है। इसीलिए स्मॉल कार्टोग्राफिक डिफरेंस भी बिग जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट बन जाता है। अब इंडिया पर्सपेक्टिव से देखो। कालापानी एरिया स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन जोन के पास है और हिमालयन फ्रंटियर सिक्योरिटी से जुड़ा है। तो क्या डिस्प्यूट सिर्फ हिस्ट्री का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिस्ट्री प्लस स्ट्रैटेजी का मिक्स है। नेपाल के लिए डिग्निटी और सॉवरेन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, इंडिया के लिए फ्रंटियर कंट्रोल और सिक्योरिटी डेप्थ का क्वेश्चन है। यहाँ एक डीपर लेसन है। अनइक्वल कैपेबिलिटी वाले नेबर्स में ओल्ड ट्रीटीज तब तक स्टेबल लगती हैं जब तक पॉलिटिकल मूड स्टेबल हो। जैसे ही नेशनलिज्म, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या एक्सटर्नल बैलेंसिंग बढ़ता है, पुराने क्लॉजेस सडनली कंटेस्टेड हो जाते हैं। सोचो जरा, अगर ट्रीटी को एक साइड प्रोटेक्शन और दूसरी साइड प्रेशर के रूप में देखने लगे तो ट्रस्ट कैसे बचेगा? इसीलिए इंडिया नेपाल रिलेशन में लीगल टेक्स्ट से ज्यादा जरूरी है म्यूचुअल परसेप्शन का मैनेजमेंट। ट्रीटी रिवीजन की डिमांड सिर्फ डॉक्यूमेंट चेंज की डिमांड नहीं होती, वो रिलेशनशिप को इक्वल रिस्पेक्ट के फ्रेम में दोबारा लिखने की डिमांड होती है। क्लियर है? नेपाल ओपन बॉर्डर डायनामिक्स को समझने के लिए एक सिंपल आइडिया लो। जब बॉर्डर सॉफ्ट होता है, तब वो सिर्फ लाइन नहीं रहता, वो एक लिविंग कॉरिडोर बन जाता है। इंडिया और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का बॉर्डर इसी टाइप का है। इस ओपन बॉर्डर से लेबर माइग्रेशन होता है, रेमिटेंस आता है, फैमिली टाइज बनती हैं, पेटी ट्रेड और लोकल इकोनॉमी चलती है। स्लाइड के एरोज याद करो, जहां इकोनॉमिक माइग्रेशन, रिक्रूटमेंट, रेमिटेंस और एसेंशियल ट्रेड दिखाया गया है। ये सब बताते हैं कि बॉर्डर क्लोजर इम्पॉसिबल जैसा क्यों लगता है। लोकल कम्युनिटीज की डेली लाइफ इसी फ्लो पर टिकती है। तो पहला पॉइंट ये, बॉर्डर ओपननेस एक सोशल रियलिटी है, सिर्फ पॉलिसी ऑप्शन नहीं। लेकिन अब सेकंड लेयर देखो। जहां गुड्स और पीपल इजीली मूव करते हैं, वहीं फेक इंडियन करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेरर ट्रांजिट रूट्स और इलिसिट नारकोटिक्स जैसे रिस्क्स भी आ जाते हैं। ये स्लाइड का कोर मैसेज है। सेम बॉर्डर जो लाइवलीहुड देता है, वही एसिमेट्रिक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट करता है। एसिमेट्रिक का मतलब सिंपल है, रिस्क और बेनिफिट दोनों इक्वल नहीं बंटते। नेपाल को इकोनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है, इंडिया को सिक्योरिटी फिल्टरिंग कॉस्ट ज्यादा उठानी पड़ सकती है। तो सवाल ये है, क्या ओपन बॉर्डर को बंद कर देना सल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब लीगल मोबिलिटी मर जाएगी और इलीगल चैनल्स और शैडो नेटवर्क्स स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट? अब स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी पर आओ। नेपाल एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब सी तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं। इसलिए ट्रांजिट डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का रूल सिंपल है, जो स्टेट ट्रांजिट कंट्रोल करता है, उसके पास स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस आता है।
इंडिया ट्रेडिशनल ट्रांजिट प्रोवाइडर रहा, लेकिन चाइना नेपाल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रोड्स, रेल डिस्कशन और क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इक्वेशन को चेंज कर दिया। स्लाइड के मैप में चाइनीज बीआरआई कॉरिडोर्स और प्रपोज्ड रेलवे लिंक्स इसी शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स को दिखाते हैं। नेपाल के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन है। इंडिया के लिए ये कंसर्न है कि हिमालयाज के उस पार से स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन हो सकता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल नहीं होता। रोड और रेल सिर्फ कॉमर्स नहीं लाते, वो इन्फ्लुएंस, सर्वेलेंस कैपेसिटी, क्राइसिस मोबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भी लाते हैं। अब इंडिया का रिस्पॉन्स समझो। इंडिया काउंटर मेजर्स में क्रॉस बॉर्डर रेलवे, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लिंक्स और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट्स को यूज करता है। ये सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं, स्ट्रेटेजिक रीअश्योरेंस टूल्स भी हैं। तो नेपाल की पॉलिसी क्या लगती है? मल्टी वेक्टर बैलेंसिंग, मतलब एक तरफ इंडिया के साथ डीप इंटरडिपेंडेंस मेंटेन करो, दूसरी तरफ चाइना को लेवरेज के रूप में यूज करो। लेकिन क्या स्मॉल स्टेट का बैलेंसिंग ऑलवेज सेफ होता है? जरूरी नहीं। ओवर बैलेंसिंग कभी-कभी वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों बिग नेबर्स आपको जीरो सम लेंस से देखने लगते हैं। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि नेपाल बॉर्डर पॉलिटिक्स को सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये आइडेंटिटी, इकोनॉमी, क्राइम कंट्रोल, ट्रांजिट सॉवरेनिटी और रीजनल कंपटीशन का फ्यूज्ड क्वेश्चन है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग करे बिना सोशल ओपननेस को डिस्ट्रॉय ना करे। नेपाल के लिए चैलेंज ये है कि कनेक्टिविटी ऑटोनॉमी बिल्ड करे, लेकिन स्ट्रेटेजिक ओवर डिपेंडेंस का नया ट्रैप क्रिएट ना करे। बस इसी टेंशन में इंडिया नेपाल बॉर्डर पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग छुपा है। मेक सेंस? इंडिया भूटान रिलेशन को समझने के लिए पहले ये समझो कि ये साउथ एशिया का सबसे स्टेबल और ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप मॉडल्स में से एक माना जाता है। लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब स्टैग्नेशन नहीं होता। स्लाइड में 1949 और 2007 ट्रीटी रिवीजन का विजुअल इसी एवोल्यूशन को दिखाता है। 1949 ट्रीटी में भूटान की फॉरेन पॉलिसी पर इंडिया का गाइडिंग रोल ज्यादा एक्सप्लिसिट था। ये पोस्ट कॉलोनियल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट था, जहां हिमालयाज को बफर जोन की तरह देखा जा रहा था। बफर स्टेट का सिंपल मतलब दो लार्जर स्ट्रेटेजिक स्पेसेस के बीच एक प्रोटेक्टिव पॉलिटिकल जोन। इंडिया के लिए भूटान एक सेंसिटिव फ्रंटियर पार्टनर था। लेकिन सवाल ये है, क्या पैटर्नल सिक्योरिटी मॉडल लॉन्ग रन में सस्टेनेबल होता है? नो, नॉट एग्जैक्टली। जैसे जैसे भूटान की स्टेट कैपेसिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने ज्यादा सॉवरन पॉलिसी स्पेस चाहा। इसीलिए 2007 फ्रेंडशिप ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। इसने ओल्डर डायरेक्टिव टोन को रिप्लेस किया और म्यूचुअल कोऑपरेशन, सॉवरेंटी, इक्वालिटी और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट पर ज्यादा स्ट्रेस दिया। देखो, जब किसी रिलेशन में ओल्डर लैंग्वेज रिमूव होती है तो सिर्फ वर्डिंग चेंज नहीं होता, पावर रिलेशनशिप का स्टाइल चेंज होता है। इंडिया ने इस रिवीजन के थ्रू सिग्नल दिया कि वो कंट्रोल बेस्ड इमेज से पार्टनरशिप बेस्ड इमेज की तरफ मूव कर रहा है। भूटान के लिए ये सिंबॉलिक डिग्निटी का इशू भी था। इसलिए इस रिलेशन की स्ट्रेंथ सिर्फ क्लोजनेस नहीं, अडैप्टिव क्लोजनेस है। समझ रहे हो? अब हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी पर आओ। स्लाइड में हाइड्रो पावर प्लांट्स, गियर आइकन्स और रेवेन्यू फ्लोज दिख रहे हैं। भूटान के पास रिवर पोटेंशियल है, इंडिया के पास मार्केट, कैपिटल और ग्रिड डिमांड है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंटैरिटी नेचुरल है। इंडिया प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करता है, कंस्ट्रक्शन सपोर्ट देता है, फिर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इंडिया बाय करता है। भूटान को रेवेन्यू मिलता है जो उसके ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मॉडल, वेलफेयर स्पेंडिंग और डेवलपमेंट प्लानिंग को सपोर्ट करता है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का मतलब सिंपल है, डेवलपमेंट को सिर्फ जीडीपी से नहीं, ब्रॉडर वेलबीइंग से मेजर करना। तो हाइड्रो पावर यहां सिर्फ एनर्जी नहीं, स्टेट बिल्डिंग टूल बन जाता है। लेकिन अब डीपर क्वेश्चन पूछो, अगर एक स्मॉल इकोनॉमी की रेवेन्यू स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एक सेक्टर और एक पार्टनर पर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या रिस्क होगा? हाँ, बिल्कुल, डिपेंडेंसी रिस्क। कॉस्ट ओवररन्स, कंस्ट्रक्शन डिलेज, डेट बर्डन, इकोलॉजिकल डिसरप्शन और टैरिफ अनसर्टेनिटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं। स्लाइड का बॉटम नोट इसी कंसर्न को टच करता है। हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी म्यूचुअली बेनिफिशियल है, लेकिन परफेक्टली फ्रिक्शनलेस नहीं। इसमें नेगोशिएटिंग पावर, प्राइसिंग फॉर्मूला, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और लोकल कैपेसिटी का क्वेश्चन बार बार उठता है। स्ट्रेटेजिकली भी इस रिलेशन को देखो। भूटान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और हिमालयन फ्रंटियर स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल है। भूटान चाइना के साथ डेलिकेट बॉर्डर नेगोशिएशंस भी हैंडल करता है। तो इंडिया भूटान ट्रस्ट का एक डिफेंस डायमेंशन भी है।
लेकिन इंडिया अगर ओवरबेयरिंग दिखे तो भूटान ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर इंडिया सपोर्टिव, रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिव दिखे तो नेचुरली अलाइनमेंट नेचुरली स्ट्रांग रहेगा। इसीलिए इस स्लाइड का रियल लेसन है, सक्सेसफुल नेबरहुड पॉलिसी कमांड से नहीं, कैलिब्रेटेड रिस्पेक्ट से चलती है। ट्रीटी रिवीजन ने पॉलिटिकल ट्रस्ट को मॉडर्न बनाया और हाइड्रो डिप्लोमेसी ने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को डीप किया। दोनों मिलकर दिखाते हैं कि सॉवरेंटी और पार्टनरशिप एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते। सही डिजाइन हो तो दोनों एक साथ चल सकते हैं। क्लियर है? डोकलाम को समझने के लिए पहले जियोग्राफी को सिंपल बनाओ। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन के पास का प्लेटो एरिया है, जहां इंडिया, भूटान और चाइना के इंटरेस्ट्स मिलते हैं। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है 3 बॉर्डर्स के जंक्शन के आसपास का स्ट्रेटेजिक जोन। 2017 स्टैंड ऑफ तब ट्रिगर हुआ जब चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन की कोशिश की और इंडिया ने भूटान के सिक्योरिटी कंसर्न को साइट करके मिलिट्री इंटरवेंशन जैसा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेप लिया। अब ये सवाल पूछो, एक रोड इतना सेंसिटिव क्यों? रोड सिर्फ सीमेंट और ग्रेवल का पीस तो नहीं होता। माउंटेन फ्रंटियर में रोड का मतलब फास्ट ट्रूप मूवमेंट, लॉजिस्टिक सस्टेनमेंट और बेटर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन होता है। जो साइड रोड बनाती है, क्राइसिस टाइम में उसकी ऑपरेशनल एडवांटेज बढ़ जाती है। स्लाइड के माउंटेन विजुअल में रिज लाइन्स, पासेस और नैरो अप्रोच दिख रहे हैं। ये हमें बताता है कि हिमालयन वॉरफेयर प्लेन एरियाज जैसा नहीं होता। यहाँ हाइट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और रूट एक्सेस सब स्ट्रेटेजिक करेंसी होते हैं। डोकलाम के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का रियल कंसर्न भूटान की टेरिटरी से भी आगे जाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ऑफन चिकन स्नैक बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिया मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला बहुत नैरो लैंड पैसेज है। अगर एडवर्सरी को नियर बाय हाइट्स, सर्विलेंस पोजीशन या मिलिट्री प्रेशर पॉइंट्स मिल जाएं, तो कॉरिडोर की वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इंडिया ने डोकलाम को डिस्टेंट भूटान इशू नहीं, अपने कोर नेशनल सिक्योरिटी इशू के रूप में देखा। गॉट इट? अब भूटान का एंगल समझो। भूटान एक स्मॉल बफर स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर टॉक्स करता रहा है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को केयरफुली प्रोटेक्ट करता है। डोकलाम क्राइसिस ने दिखाया कि स्मॉल स्टेट्स पर प्रेशर कैसे काम करता है। चाइना सलामी स्लाइसिंग पैटर्न यूज करता दिखा, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल ग्राउंड चेंज क्रिएट करो, फिर नए रियलिटी को नॉर्मल बना दो। भूटान के लिए डायरेक्टली पुशबैक करना डिफिकल्ट था। इंडिया ने इंटरवीन करके स्टेटस को डिफेंड किया, लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। स्मॉल एलाई की हेल्प और उस पर ओवरशैडोइंग, दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है। इंडिया को भूटान की सॉवरेनिटी डिफेंड भी करनी थी और उसकी एजेंसी को अंडरकट भी नहीं करना था। अब सेकंड विजुअल देखो, जहां सर्कल्स और थ्रेट रेडियस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कन्वर्ज कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन को दिखाता है। आईआर में कभी-कभी एक्चुअल ऑक्यूपेशन से पहले परसीव्ड वल्नरेबिलिटी ही पॉलिसी रिस्पॉन्स को शेप कर देती है। मतलब इवन इफ इमीडिएट अटैक नहीं है, फ्यूचर पोजिशनल एडवांटेज का पॉसिबिलिटी ही इनफ होता है काउंटर एक्शन के लिए। तो डोकलाम लेसन क्या है? फर्स्ट, बॉर्डर्स स्टैटिक नहीं होते, दे आर मैनेज्ड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटिशन। सेकंड, इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में भूटान की सिक्योरिटी इनडिविजिबल है। थर्ड, माउंटेन फ्रंटियर पे टैक्टिकल मूव का स्ट्रेटेजिक एको बहुत बड़ा होता है। सोचो जरा, अगर इंडिया डोकलाम पर साइलेंट रहता तो मैसेज क्या जाता? कि फ्रंटियर रिवीजन को टॉलरेट किया जा सकता है। इसीलिए डोकलाम आफ्टरमाथ सिर्फ एक स्टैंड ऑफ की स्टोरी नहीं, डिटरेंस सिग्नलिंग, अलायंस रीअश्योरेंस और कॉरिडोर डिफेंस का कंबाइंड केस है। बिल्कुल ठीक। श्रीलंका के केस में इंडिया को एक साथ 3 लेवल्स पर सोचना पड़ता है: एथनिक पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। स्लाइड का फर्स्ट कोर पॉइंट 13th अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट की रूट्स 1987 इंडो-लंका अकॉर्ड में है। अकॉर्ड का एम था तमिल क्वेश्चन को डिवोल्यूशन के थ्रू एड्रेस करना। डिवोल्यूशन का सिंपल मतलब सेंट्रल स्टेट कुछ पावर्स प्रोविंसेस या लोअर यूनिट्स को दे, ताकि लोकल कम्युनिटीज को गवर्नेंस में रियल से मिले। श्रीलंका में नॉर्दर्न और ईस्टर्न तमिल मेजॉरिटी कंसर्न्स इसी फ्रेमवर्क से हैंडल करने की कोशिश हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या लॉ पास हो जाने से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इशू सिर्फ लीगल टेक्स्ट का नहीं, पॉलिटिकल विल और ट्रस्ट का होता है। स्लाइड के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म चार्ट में प्रोविंशियल काउंसिल्स, पुलिस पावर्स और लैंड पावर्स का कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। यही असली टेंशन है।
फॉर्मल स्ट्रक्चर बना, लेकिन मीनिंगफुल इम्प्लीमेंटेशन इनकम्प्लीट रही। तमिल माइनॉरिटीज के लिए डिवोल्यूशन एक डिग्निटी, सिक्योरिटी और रिप्रेजेंटेशन का इशू था। कोलंबो के नेशनलिस्ट सेक्शंस के लिए ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और स्टेट यूनिटी का इशू बना रहा। देखो, यहाँ स्टेट का फियर और माइनॉरिटी का फियर ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। स्टेट को फ्रैगमेंटेशन का फियर, माइनॉरिटी को डोमिनेशन का फियर। जब दोनों फियर्स साइमल्टेनियसली एक्टिव हों, तब हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज स्टेबल नहीं होता। इसलिए 13th अमेंडमेंट साउथ एशिया में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां इंस्टीट्यूशनल प्रॉमिस और पॉलिटिकल डिलीवरी के बीच गैप बना रहा। अब 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस पर आओ। स्लाइड के बेल आउट ग्राफिक में इंडिया की फ्यूल, फूड, क्रेडिट लाइंस और करेंसी सपोर्ट वाली असिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। श्रीलंका सॉवरेन डिफॉल्ट के एज पर था। सॉवरेन डिफॉल्ट का सिंपल मतलब स्टेट अपने एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस टाइम पर मीट नहीं कर पा रही। इस क्राइसिस मोमेंट पर इंडिया ने रफली $4 बिलियन के मल्टीपल सपोर्ट टूल्स यूज किए। ये सिर्फ जेनरोसिटी नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक नेबरहुड मैनेजमेंट भी था। क्यों? क्योंकि कोलैप्सिंग नेबर इंस्टेबिलिटी एक्सपोर्ट करता है। रेफ्यूजी प्रेशर, पॉलिटिकल वैक्यूम, एंटी इंडिया नैरेटिव्स और एक्स्ट्रा रीजनल इन्फ्लुएंस सब बढ़ सकते हैं। तो इंडिया ने क्विक रिस्पॉन्स इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट दिखाया। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करो। चाइना को श्रीलंका में यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर और स्ट्रेटेजिक एक्टर के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्राइसिस के इमीडिएट फेज में इंडिया ज्यादा अजाइल और पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिव दिखा। इससे रीजनल परसेप्शन शिफ्ट होता है। क्या इसका मतलब चाइना इररेलेवेंट हो गया? नेवर। लेकिन इस मोमेंट ने दिखाया कि इमरजेंसी असिस्टेंस और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस अलग चीजें हैं। क्राइसिस डिप्लोमेसी में स्पीड मैटर्स। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन सिर्फ तमिल इशू तक लिमिटेड नहीं है और सिर्फ इकोनॉमिक एड तक भी नहीं। ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म टाइप डिबेट्स और मैरिटाइम स्ट्रैटेजी सब का मिक्सचर है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो तमिल कंसर्न को मॉरली सस्टेन करे, बिना कोलंबो की सॉवरेंटी को पब्लिकली कॉर्नर किए। साथ ही इकोनॉमिक सपोर्ट देकर ये दिखाए कि नेबरहुड फर्स्ट सिर्फ स्लोगन नहीं, यूजेबल पॉलिसी है। सोचो जरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस पेंडिंग रहे और इकोनॉमिक रिलीफ टेम्परेरी हो, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसे आएगी? इसीलिए पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को अलग-अलग नहीं, लिंक्ड प्रोसेस के रूप में देखना होगा। क्लियर है? पाक बे जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए पहले ये देखो कि ये सिर्फ फिशरमैन का लाइवलीहुड इशू नहीं, ये सॉवरेंटी, मैरिटाइम लॉ, इकोलॉजी और लोकल पॉलिटिक्स का टैंगल्ड मिक्स है। स्लाइड का फर्स्ट एंकर कच्चा थीवू कंट्रोवर्सी है। 1974 और 1976 अग्रीमेंट्स के थ्रू श्रीलंका ने आइलैंड पर कंट्रोल मेंटेन किया और मैरिटाइम बाउंड्री फॉर्मलाइज हुई। तब से तमिलनाडु साइड पर यह फीलिंग रही कि ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स और हिस्टोरिकल एक्सेस को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं किया गया। सॉवरेंटी का मतलब सिंपल है, किसी टेरिटरी या मैरिटाइम जोन पर फाइनल लीगल अथॉरिटी। तो जब स्टेट बाउंड्री ड्रॉ करती है, लोकल कम्युनिटीज की ओल्डर इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस सडनली इलीगल बन सकती हैं। यहीं फ्रिक्शन शुरू होता है। मैप में रामेश्वरम, तलाई मन्नार और इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन दिख रही है। यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन पूछो, क्या सी बाउंड्री वैसे ही काम करती है जैसे लैंड बाउंड्री? नॉट एग्जैक्टली। सी में फिश मूव करती है, बोट्स ड्रिफ्ट करती हैं और पूर फिशरमैन जीपीएस प्रिसिजन के साथ ऑपरेट नहीं करते। इसलिए लीगल लाइन और लिव्ड प्रैक्टिस के बीच क्लैश कॉमन होता है। तमिलनाडु के मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स बाउंड्री क्रॉस करते हुए श्रीलंकन वाटर्स में चले जाते हैं। श्रीलंकन तमिल फिशरमैन इसे लाइवलीहुड थ्रेट के रूप में देखते हैं। देखो, यहाँ आयरनी समझो, एक साइड के इंडियन तमिल फिशरमैन और दूसरी साइड के श्रीलंकन तमिल फिशरमैन दोनों अपने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। इशू एथनिक सॉलिडारिटी से ज्यादा रिसोर्स कंपटीशन का बन जाता है। अब इकोलॉजी लेयर समझो। स्लाइड के नीचे मैकेनाइज्ड फिशिंग, बॉटम ट्रॉलिंग और हैबिटेट डैमेज का विजुअल मैसेज क्लियर है। बॉटम ट्रॉलिंग का मतलब समुंदर के फ्लोर को हैवी नेट से स्क्रैप करना। इससे जुवेनाइल फिश, कोरल लाइक हैबिटेट्स और सीबेड इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। शॉर्ट टर्म में कैच ज्यादा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मरीन स्टॉक कोलैप्स हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का रियल इंजन क्या है? सिर्फ बाउंड्री वायलेशन नहीं, अनसस्टेनेबल फिशिंग टेक्नोलॉजी भी। अगर ट्रेडिशनल आर्टिसनल बोट्स और मैकेनाइज्ड ट्रॉलर्स सेम जोन में कंपीट करें, तो वीकर एक्टर को नुकसान होगा ही। समझ आया? अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप पर आओ। इंडिया और श्रीलंका ने इंस्टीट्यूशनल डायलॉग क्रिएट किया, लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिपीटेडली वीक रही। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स स्पेशली तमिलनाडु में इशू को इमोशनली चार्ज रखती है। कोलंबो साइड पर भी सॉवरेंटी असर्शन स्ट्रांग रहता है। तो
क्या सिंपल डिप्लोमेटिक मीटिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक फिशिंग प्रैक्टिसेस चेंज नहीं होंगी, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सपोर्ट नहीं मिलेगा और फेज्ड ट्रांजिशन क्रेडिबल नहीं होगी, तब तक अरेस्ट्स, बोट सीजर्स और टेंशन्स रिपीट होंगे। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि मैरिटाइम डिस्प्यूट्स को सिर्फ लीगल अग्रीमेंट से फ्रीज नहीं किया जा सकता। आपको इकोलॉजिकल जस्टिस, लाइवलीहुड ट्रांजिशन और लोकल पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इंडिया के लिए चैलेंज है कि तमिलनाडु फिशरमैन के प्रेशर को मैनेज करे और श्रीलंका को ये अश्योर करे कि इंडिया बाउंड्री सैंक्टिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहा। श्रीलंका के लिए चैलेंज है कि एनफोर्समेंट करे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन सेंसिटिविटी के साथ। बस पाक बे दिखाता है कि नेबरहुड डिप्लोमेसी कभी-कभी समुंदर के छोटे से जोन में भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मेक सेंस? श्रीलंका के पोर्ट्स और चाइनीज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को समझने के लिए पहले इंडियन ओशन को एक हाईवे की तरह देखो। जो कंट्री इस हाईवे के की पोर्ट्स पर इन्फ्लुएंस बनाती है, वो ट्रेड रूट्स, लॉजिस्टिक्स एक्सेस और स्ट्रेटेजिक रीच को शेप कर सकती है। स्लाइड में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विजुअल और कोलंबो हम्बनटोटा चेन इसी बात को दिखाते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सिंपल मतलब है इंडियन ओशन के अलग अलग नोड्स पर चाइनीज कमर्शियल या डुअल यूज प्रेजेंस का नेटवर्क, जिससे फ्यूचर स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल सकता है। ये हर जगह फुल मिलिट्री बेस नहीं होता, लेकिन लॉजिस्टिक्स फुटप्रिंट और इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर जरूर बिल्ड करता है। इंडिया इसी पॉसिबिलिटी से कंसर्न रहता है। अब श्रीलंका का इंटरनल एंगल देखो। कोलंबो पोर्ट सिटी, कोलंबो टर्मिनल प्रोजेक्ट्स और हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलपमेंट और डेट दोनों के लेंस से देखा जाता है। हम्बनटोटा एस्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट डिस्ट्रेस और 99 ईयर लीज नैरेटिव ने इसे स्ट्रेटेजिक कॉशनरी टेल बना दिया। लेकिन यहां ओवर सिंप्लीफाई मत करो। क्या हर चाइनीज इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक मिलिट्री एनसर्कलमेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट का एक जेन्युइन कमर्शियल डायमेंशन भी होता है। लेकिन आईआर में इशू इंटेंशन से ज्यादा कैपेबिलिटी और एक्सेस का भी होता है। आज कमर्शियल फैसिलिटी, कल रिप्लेनिशमेंट स्टॉप, परसों सर्विलेंस सपोर्ट नोड। पॉलिसी प्लानर्स इसी चेन को देखते हैं। सोचो जरा, अगर एक एक्स्ट्रा रीजनल पावर रिपीटेडली स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स के पास एंट्रेंच्ड हो, तो नियर बाय मेजर पावर का रिस्पॉन्स नेचुरल नहीं होगा। स्लाइड के इंटीग्रेटेड इंडियन ओशन मैप में सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाईलाइट हैं। सी लेन का मतलब मेजर शिपिंग रूट। इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेड और एनर्जी फ्लो इन्हीं रूट से होता है। इसलिए श्रीलंका, जो इंडिया के बिल्कुल साउथ में मैरीटाइम क्रॉसरोड्स पर बैठा है, इमेंस जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। कोलंबो ट्रांसशिपमेंट हब है और हम्बनटोटा की शिपिंग रूट के क्लोज हैं। तो इंडिया का कंसर्न सिर्फ चाइना श्रीलंका में आ गया वाला इमोशनल कंसर्न नहीं, बल्कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, वॉर टाइम लॉजिस्टिक्स और पीस टाइम इन्फ्लुएंस का कंसर्न है, राइट? अब इंडिया के पॉलिसी रिस्पॉन्स को देखो। इंडिया रिएक्टिव ही नहीं, प्रिवेंटिव भी होना चाहता है। इसीलिए टर्मिनल डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, कोस्टल रेडार लिंक्स, एड, क्रेडिट और पॉलिटिकल आउटरीच यूज करता है। इंडिया का गोल होता है कि श्रीलंका जीरो सम चॉइस ना बनाए, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को इग्नोर भी ना करे। श्रीलंका मीनवाइल बैलेंसिंग करता है। चाइनीज कैपिटल लो, इंडियन प्रॉक्सिमिटी मैनेज करो और अपनी रेजीम सर्वाइवल नीड्स भी सेटिस्फाई करो। स्मॉल स्टेट बिहेवियर फिर से दिखता है। एक्सटर्नल पावर्स को डाइवर्सिफाई करके ऑटोनॉमी मैक्सिमाइज करना। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि पोर्ट जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ डेट ट्रैप स्लोगन से समझना काफी नहीं। हमें कमर्शियल लॉजिक, डोमेस्टिक एलीट चॉइसेस, रेजीम फाइनेंस नीड्स और रीजनल सिक्योरिटी परसेप्शन सबको जोड़ना पड़ेगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कोअर्सिव ना लगे, लेकिन कंप्लेसेंट भी ना हो। श्रीलंका के लिए चैलेंज ये है कि फॉरेन कैपिटल को यूज करे बिना स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी के ट्रैप में ना फंसे। बस इंडियन ओशन में पोर्ट पॉलिटिक्स का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इन्फ्लुएंस प्लस फ्यूचर कंटिंजेंसी प्लानिंग। इसीलिए श्रीलंकन पोर्ट्स इंडिया के फॉरेन पॉलिसी इमेजिनेशन में इतने सेंट्रल हैं। क्लियर है? मालदीव्स को मैप पर देखो तो छोटा दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इसका वेट काफी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट सी लेन्स के पास है और आइलैंड चेन फॉर्म करता है, जो मैरीटाइम अवेयरनेस के लिए क्रिटिकल है। स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट में रेजीम ट्रांजिशंस और आइडियोलॉजी स्विंग्स दिखाए गए हैं। मालदीव्स की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कभी इंडिया फर्स्ट के क्लोजर जाती है, कभी इंडिया आउट जैसी कैंपेन्स को स्पेस देती है।
इसका सिंपल मतलब ये है कि फॉरेन पॉलिसी वहाँ प्योरली स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन से नहीं, डोमेस्टिक लेजिटिमेसी और पॉलिटिकल ब्रांडिंग से भी शेप होती है। एक गवर्नमेंट इंडिया के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन को सॉवरेनिटी सपोर्ट के रूप में दिखाती है, दूसरी उसी चीज को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कह देती है। समझ रहे हो? सेम रिलेशन, डिफरेंट नैरेटिव। अब इंडिया फर्स्ट और चाइना एंगल देखो। मालदीव्स जैसी स्मॉल आइलैंड स्टेट के पास लोकेशन एडवांटेज होता है। वो एक्सटर्नल पावर्स से इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक अटेंशन अट्रैक्ट कर सकती है। चाइना के प्रोजेक्ट्स और इंडिया के क्विक रिस्पांस असिस्टेंस मॉडल्स के बीच मालदीव्स बैलेंसिंग करता रहा है। लेकिन क्या बैलेंसिंग हमेशा ऑटोनॉमी देती है? कभी-कभी हाँ, लेकिन कभी रजीम कंपटीशन को एक्सटर्नलाइज भी कर देती है। डोमेस्टिक पार्टीज फॉरेन अलाइनमेंट्स को इलेक्शन टूल बना लेती हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इंटरनल पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन बन जाती है। अब आर्किपेलाजिक सिक्योरिटी पर फोकस करो। आर्किपेलागो का मतलब होता है बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप। मालदीव्स के डिस्पर्स्ड आइलैंड्स मैरिटाइम मॉनिटरिंग को डिफिकल्ट बनाते हैं। इसीलिए इंडिया के लिए 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जैसे चोक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चोक पॉइंट का मतलब नैरो मैरिटाइम पैसेज, जहां से मेजर मूवमेंट मॉनिटर या डिसरप्ट किया जा सकता है। इंडिया को अपनी वेस्टर्न सीबोर्ड सिक्योरिटी, शिपिंग सेफ्टी और इंडियन ओशन डोमेन अवेयरनेस के लिए मालदीव्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन चाहिए। स्लाइड का मैप जो उथरू-थिला फल्हू एरिया और कोस्ट गार्ड सपोर्ट टाइप अरेंजमेंट दिखाता है, वो इसी सिक्योरिटी लॉजिक को एक्सप्लेन करता है। बेस, हार्बर सपोर्ट, रेडार, पेट्रोल क्राफ्ट, ट्रेनिंग, ये सब हार्ड मिलिट्री ऑक्यूपेशन के टूल्स नहीं, बट सिक्योरिटी पार्टनरशिप आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ परसेप्शन बैटल सेंट्रल है। इंडिया का कहना होता है कि कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। अपोनेंट्स कभी इसे मिलिट्री फुटप्रिंट बोल देते हैं। सोचो जरा, स्मॉल स्टेट पॉलिटिक्स में सिंबोलिज्म कितना पावरफुल होता है। फ्यू पर्सनल भी इलेक्शन स्लोगन बन सकते हैं। इसीलिए इंडिया को मालदीव्स में बहुत कैलिब्रेटेड प्रेजेंस रखनी पड़ती है। टू लिटिल प्रेजेंस से स्ट्रेटेजिक वैक्यूम बन सकता है, टू विजिबल प्रेजेंस से बैकलैश आ सकता है। ये डेलिकेट बैलेंस है। इस स्लाइड का डीपर लेसन ये है कि मालदीव्स जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ स्मॉल आइलैंड बिग पावर्स फॉर्मूला से नहीं समझना चाहिए। यहाँ डोमेस्टिक रिजीम साइकिल, आइडियोलॉजिकल नैरेटिव, टूरिज्म इकोनॉमी, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स और इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन सब इंटरसेक्ट करते हैं। इंडिया के लिए मालदीव्स एक नियर सीज सिक्योरिटी पार्टनर है, जहां ट्रस्ट और ऑप्टिक्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मालदीव्स के लिए चैलेंज है स्ट्रेटेजिक रेंट लेना, लेकिन सॉवरेनिटी एंग्जाइटी को एक्सप्लोड न होने देना। बस याद रखो, इंडियन ओशन में कभी-कभी सबसे छोटे आइलैंड्स भी सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं। बिल्कुल ठीक।